जो डाउट सृष्टि ने पूछा है ये बड़ा ही कॉमन डाउट है, आप में से कई बच्चे कल इसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो जब भी कोई लेजर बनाओ तो जीएसटी का पॉइंट उसमें याद रखना। स्क्रीन विजिबल है क्या, बताइए? नो सर। नो सर। हाँ बस अब हो गई। यस सर, अब हो गई। ओके, तो सर ये क्लास रिकॉर्ड कर दो। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम ऑल्टर में चलते हैं। आपका डाउट था रिलेटेड टू लेजर और परचेज लेजर, है ना? तो यस सर। यहाँ पे देखो, परचेजेज में जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इसको अगर मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूँ देन यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया मैंने। आपके में ऐसा ही आ रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ सर, नॉट एप्लीकेबल ही है। ठीक है, इसके बाद ना आप इसको सेव कर दो। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ तो देखो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। और अब हम एक एंट्री पास करके देखते हैं कि क्या हम एंट्री करेक्टली पास कर पाते हैं। तो मैं चलता हूँ वाउचर में, देन हमें पास करना है परचेज। ठीक है, स्किप कर दो पंकज। देखो ये अब इसमें कहीं भी नहीं आया जीएसटी वाला पॉइंट। ठीक है, बताइए। सर वो जो परचेस लेजर पहले जो ओपन किया था, हाँ उसमें जीएसटी एप्लीकेबल वाला ऑप्शन मेरे में शो नहीं हो रहा है। अच्छा, सिर्फ एक है जो सेकंड वाला है, इंक्लूडिंग वैल्यू कैलकुलेशन वाला, वो नॉट एप्लीकेबल है। बाकी जीएसटी एप्लीकेबल का कुछ भी नहीं शो कर रहा है। क्या जीएसटी एप्लीकेबल का कुछ नहीं है? ओके, तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, आप अपने कंपनी पे आइए, देन गो टू फीचर्स और अपनी कंपनी सेलेक्ट करो। ठीक है, इसमें ना यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको टैक्सेशन में, एनेबल जीएसटी, इसको कर देना नो। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ से भी हम ठीक कर सकते हैं इसको। कैसे किया? कंपनी में गए, देन गो टू फीचर्स। आपके में हो सकता है ये कंडेंस फॉर्म में आ रहा हो, कुछ इस टाइप का आ रहा होगा आपके में। इसको आपको डिटेल करना है बाई क्लिकिंग ऑन यस, देन डिसेबल दिस जीएसटी। ठीक है, करके देखो। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट हो इन बिटवीन द एक्सप्लेनेशन, एनी टाइम यू कैन आस्क। और इसके बाद जो आपके कॉमन डाउट्स होंगे, इंडिविजुअल डाउट्स होंगे, उसको मैं ले लूँगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उनके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन होने वाला है जो मैंने आपको लास्ट टाइम सेंड किया था। दो क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। एक था बीकॉम ऑनर्स का और एक था बीकॉम प्रोग्राम का, याद है? यस सर। तो उसी क्वेश्चन को करते हैं।
तो सबसे पहला डाउट जो आप लोगों का होगा वो ये होगा कि हमें एग्ज़ाम रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम रोल नंबर नहीं चाहिए। कल जो पेपर मैं आपको दूंगा उसमें आपको क्लास रोल नंबर मेंशन करना है, नॉट एग्ज़ाम रोल नंबर। ठीक है, तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि ये इसमें क्या लिखना है, तो इसमें आपको क्लास रोल नंबर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको नाम लिखना है। लेट से जैसे नाम इनाम है तो इनाम लिखो, देन इसके साथ आपको रोल नंबर लिखना है, जैसे 921010 है तो आप ये रोल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, देन आपको जो भी एड्रेस दिया जाएगा क्वेश्चन में, एड्रेस फीड करना है, एंड देन योर ओन ईमेल आईडी। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन ही आपसे फीड करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कंपनी क्रिएशन के बाद कंपनी जब आप क्रिएट करोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ना कंपनी फीचर्स के बारे में बताया था, जो मैंने अभी सृष्टि को दिखाया। कंपनी फीचर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम इसको स्किप कर देते हैं और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्या प्रॉब्लम आती है उसको अभी मैं बताता हूँ। एक तो आपके पास एग्जांपल है ही जीएसटी वाला, जीएसटी का इशू आपको आएगा। देन एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम होता है बिल वाइज एंट्री का। बिल वाइज एंट्री वाली प्रॉब्लम भी कई बच्चे फेस करते हैं, तो वो क्या है उसको अभी देखते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कंपनी क्रिएशन के लिए हम F3 पे जाएंगे, देन क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम मैंने लिखा देन एड्रेस स्किप कर देते हैं, स्टेट में दिल्ली, देन आई एम गोइंग टू स्किप ऑल अदर फील्ड्स। अब देखो ये जो कंपनी आपने क्रिएट किया तो जस्ट इसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, और ये जो बॉक्स है इसमें बेसिकली आपसे फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको कौन से फीचर एनेबल करने हैं और कौन से फीचर डिसेबल करने हैं। तो बताइए, मैंने आपको इसमें 2-3 चीज़ें बताई थी, याद है किसी को? बिल वाइज एंट्री नो। यस, सो इसको नो कर देना है स्टार्टिंग में ही, नहीं तो आगे जाके आपके लिए ये सर दर्द बन जाएगा, क्योंकि आपसे हर एक एंट्री में ये बिल वाइज डिटेल पूछने लगेगा। इसको स्टार्टिंग में ही नो कर देना। जो बच्चे अभी 1-2 दिन पहले से जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है तो वो इस लाइन को लिख लो। ठीक है, देन इसके बाद एक पॉइंट आता है डिस्काउंट का। अगर आपको याद हो कि एक एंट्री होती है जिसमें हमें डिस्काउंट डालना होता है इनवॉइस में, तो उसके लिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट डिसेबल जीएसटी, क्योंकि आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा। तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बिल वाइज एंट्री को नो करना है, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस करना है, एंड थर्ड जीएसटी को नो करना है। इसके अलावा आप किसी चीज़ को भी नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस एज इट इज़ आप रहने देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है। वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट कर लिया, देन द फर्स्ट स्टेप इज टू फीड इन द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट एज इट इज़ फीड करना होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट फीड करते समय मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आप स्किप करते हो, जो फीड नहीं करते, जिनके लिए आप लेजर क्रिएट नहीं करते। याद है? Yes, sir. स्टॉक कैश इन हैंड पीएल।
यस, स्टॉक, पीएल, कैश, ठीक है। और डेटर्स भी आप डायरेक्टली फीड नहीं करते, डेटर एंड क्रेडिटर, इसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम फीड करते हैं, ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए आपको मैंने प्रोसेस बता रखा है। लेजर क्रिएशन के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाते हैं, देन लेजर्स एंड देन मल्टी मास्टर्स। मल्टी मास्टर्स में मल्टी क्रिएट एंड यू कैन क्रिएट ऑल द लेजर्स एट वंस, ठीक है। आपको बार बार क्रिएट नहीं करना, एक ही बार में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है लेजर क्रिएशन का। इसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि आप एक बार में एक पर्टिकुलर साइड को कंप्लीट करो। सपोज यू आर क्रिएटिंग असेट्स, देन कंप्लीट ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू असेट्स। सिमिलरली जब आप लाइबिलिटीज करेंगे तो लाइबिलिटीज वाली सभी असेट्स को आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इनको क्रिएट करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप एक बार बैलेंसेस को रिकंसाइल कर लो क्विकली, सो दैट अगर आपने कोई मिस्टेक किया होगा क्रिएशन में तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसी टाइम उसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है इस पार्ट तक? नो सर। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है ग्रुपिंग की, तो उसको भी जल्दी से समझते हैं। ग्रुपिंग देखो, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, फिक्स्ड असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स। इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट में लिखते हैं, इसके लिए सेपरेट ग्रुप है हमारे पास। स्टॉक को आप अलग से क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। देन डेटर्स जो है आपका, ये करेंट असेट्स में जाएगा। देन बिल्स रिसीवेबल, ये भी करेंट असेट्स में। सर डेटर्स सन्डे डेटर्स में जाता है सर। हाँ ठीक है, डेटर सन्डे डेटर में जाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल बनाएंगे, इंडिविजुअल आइटम सन्डे डेटर्स में जाएगा। ओके। देन पंजाब नेशनल बैंक एंड एसबीआई दोनों ही बैंक में चले जाएंगे। और कैश ऑलरेडी आपके पास है तो इसको हमें क्रिएट नहीं करना। देन प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट, ठीक है। इस साइड में किसी को डाउट है? नो सर। ओके। कैपिटल आपका कैपिटल में जाएगा। देन रिजर्व के लिए रिजर्व के नाम से ग्रुप है। पीएल ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्किप कर दो। सिक्योर्ड लोन, इसके लिए भी हमारे पास सिक्योर्ड लोन के नाम से ग्रुप होता है। देन डिबेंचर्स को हम रखते हैं अनसिक्योर्ड लोन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कल इसको जो गलत सेलेक्ट करेगा उसके मैं मार्क्स काटूंगा, ठीक है। डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड में जाएगा। देन लोन फ्रॉम प्रमोटर्स, बताइए इसके लिए क्या बताया था मैंने? लोन एंड लाइबिलिटी। यस, लोन एंड लाइबिलिटीज। आप इसको चाहें, मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा, बट कुछ बच्चे इसको अनसिक्योर्ड में भी डालते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप इसको या तो अनसिक्योर्ड में लिखो या फिर सिंपल लोन एंड लाइबिलिटी में डाल दो, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास। देन नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको हमने कहाँ लिखा था? प्रोविजंस। तो इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है, ये प्रोविजंस में ही जाएगा। देन बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम इंडिविजुअल आइटम्स को फीड करते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही इसको ट्रांसफर करेंगे। देन सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये भी आपका करंट लाइबिलिटी है। और रेंट आउटस्टैंडिंग भी आपका करंट लाइबिलिटीज है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है। अब ना एक पॉइंट और छोटा सा समझ लो, जब भी आप कोई इंडिविजुअल लेजर बनाएंगे, जैसा कि हमें सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इन केसेस में बनाना होता है इंडिविजुअल लेजर। तो इंडिविजुअल लेजर जब आप बनाएंगे, और जिन बच्चों के पास अपडेटेड टैली है, टैली का लेटेस्ट वर्जन है, उनके में ना जीएसटी का पॉइंट आता है, तो उसका आपको याद रखना है। जैसे सपोज मैं परचेज अकाउंट बनाता हूँ और परचेज अकाउंट को आपको डालना है परचेजेस में, याद रखिएगा।
अगर आप किसी और में डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको परचेजेस में डाल दिया और टाइप ऑफ लेजर को आप नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें जीएसटी कहीं नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सर फीचर भी नो कर दिया था। बिकॉज हमने कंपनी के फीचर से ही नो कर दिया। तो सपोज करो अगर आप फीचर से डिसेबल कर देते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट अगर आप फीचर में डिसेबल नहीं कर पाते तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यहीं पे जस्ट एनेबल जीएसटी, तो उसको आपको डिसेबल रखना है, नॉट एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स याद रखना व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग इंडिविजुअल लेजर्स। जो ग्रुप आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको करेक्टली सेलेक्ट करना है। परचेजेस के केस में परचेज, सेल्स के केस में सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड के केस में इनकम, डिस्काउंट अलाउड के केस में एक्सपेंसेस। देन जो भी आप एक्सपेंसेस एंटर करते हैं जैसे टेलीफोन, सैलरी, रेंट, टैक्सेस पेड, ये सभी आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और एक आइटम और आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम किस में रखते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। Indirect income. ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब सपोज करो बाय मिस्टेक आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, आपने अनइंटेंशनली कोई ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हो ये भी समझो। आपको जाना है ऑल्टर में, देन गो टू लेजर एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लेजर, ठीक है। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है तो कैश को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अंडर ग्रुपिंग में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर का ऑप्शन आपको याद रखना है। बताइए अब इस पार्ट में किसी को कोई इंडिविजुअल डाउट है बैलेंस शीट फीड करने में? No, sir. नो सर। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फीड इन्वेंट्री, ठीक है। और इन्वेंट्री फीड करने से पहले आप क्या चेक करते हैं बताइए? इन्वेंट्री से पहले क्या चेक करोगे? Balance sheet में balances. जितना होना चाहिए। यस, जो आपने बैलेंस शीट फीड किया है वो मैच करना चाहिए किससे? Stock से. नहीं, डिफरेंस मैच करेगा स्टॉक से, ठीक है। हाँ. आपका ये जो टोटल है ना, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये जो टोटल है नीचे वाला ये मैच करेगा ओवरऑल बैलेंस शीट से, एंड यहाँ पे डिफरेंस आएगा इस तरफ असेट साइड में, और ये डिफरेंस इक्विवेलेंट टू किसके होता है? स्टॉक के. ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाला स्टेप करें, फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया बैलेंस शीट फीड वाला, इसके बाद आपको एक बार वेरीफाई करना है कि ये टोटल मैच हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप होता है इन्वेंट्री क्रिएशन। इन्वेंट्री क्रिएशन में आपको 3 चीज़ें ही याद रखनी होती हैं। एक हमें बनाना होता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, और एक होता है स्टॉक यूनिट, ठीक है। अब कल जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें ये पार्ट तो सेम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन फुटवेयर एंड वुमेन फुटवेयर, तो 2 ग्रुप आप बनाओगे, मेन फुटवेयर एंड वुमेन फुटवेयर। एंड स्टॉक आइटम्स क्या है? स्पोर्ट्स शूज़, फॉर्मल शूज़, कैजुअल शूज़, ठीक है। तो ये आपके स्टॉक आइटम्स हो गए। बट डू रिमेंबर बिफोर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम यू मस्ट क्रिएट व्हाट? यूनिट्स। ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, ग्रुप के बाद वो आइटम क्रिएट करने चले जाते हैं और यूनिट को भूल जाते हैं, उस केस में हो ही नहीं पाएगा क्रिएट। तो आपको याद रखना है यू हैव टू क्रिएट ग्रुप फर्स्ट, देन क्रिएट यूनिट, देन गो टू दी आइटम्स। अब किसी को इस पे डाउट है इन्वेंट्री पोर्शन पे? नो सर। इन्वेंट्री में जनरली बच्चे मिस्टेक नहीं करते, और इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं वो समझो। जब आप फीड करोगे ना तो एट दी एंड आप बैलेंसेस मिला लेना, ठीक है। ये जो बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है
ये बैलेंस आप मैच कर सकते हो अपने इन्वेंट्री आइटम से, ठीक है। तो जस्ट एक बार इसको मैच कर लेना सो दैट आपका फाइनल मैच हो जाए। और जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे इन्वेंट्री आइटम्स को, गो बैक टू द बैलेंस शीट एंड मैच द टोटल वैल्यू अगेन, ठीक है। तो जब आप बैलेंस शीट पे जाएंगे आफ्टर इन्वेंट्री क्रिएशन तो ये बैलेंस मैच होगा 4469,600, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप, क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स ग्रुप्स। अब इसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शंस पे। ट्रांजैक्शंस में जो स्टार्टिंग की 5 to 6 ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल ट्रांजैक्शन नंबर 7 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज वाउचर में जाएगा, नो डाउट। देन सेल वाउचर, थर्ड भी सेल है, ये भी सेल्स में चला जाएगा। ये जो पॉइंट है फुल सेटलमेंट वाला, इसमें क्या करना होता है हमें? जर्नल। जर्नल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? डिस्काउंट अचीव्ड। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो हम इसको पेमेंट में डाल देते। कई कॉलेजेस में ना इसको पेमेंट में डाला हुआ है। क्या करते हैं, वहाँ पे 2 वाउचर क्रिएट करते हैं, एक पेमेंट वाउचर और एक करते हैं जर्नल वाउचर। पेमेंट में डाल देते हैं 65 और जर्नल में डाल देते हैं 5000 वाला। मैं प्रेफर करता हूँ कि 2 बार करने की बजाय एक ही बार करो सीधा जर्नल में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोई भी पेमेंट फुल सेटलमेंट पे हो रहा है तो उसको कहाँ पे फीड करो? जर्नल में, ठीक है। सिमिलरली एंट्री नंबर 5 में क्या है? वी हैव रिसीव्ड बट देयर इज डिस्काउंट, तो क्या होगा? ये भी जर्नल में जाएगा। किसी को इन 2 पॉइंट्स में डाउट है? बताइए। सर आपने तो स्टार्टिंग में जीएसटी को डिसेबल करना बताया था, एक बार वो दोबारा बता दो प्लीज। ठीक है, ये देखिए गेटवे ऑफ टेली पे आइए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपनी के नाम से, मैनेज में टॉप पे, इसको क्लिक करो, ठीक है। देन सेलेक्ट फीचर्स, कन्फिगर में फर्स्ट ऑप्शन है फीचर्स का, इस पर क्लिक करो। देन सेलेक्ट द कंपनी फॉर विच यू वांट टू अपडेट द फीचर्स। सो मैंने सेलेक्ट किया कंपनी और ये रहा जीएसटी का ऑप्शन। सर लेकिन फीचर्स के लिए डायरेक्ट एफिलिएशन भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है ना कि लैपटॉप्स में जो कीज़ होती हैं वो सही से काम नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है? ओके सर। यस सर, थैंक यू। ओके, तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ट्रांजैक्शंस में ही प्रॉब्लम हो, बेसिक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हो, कोई है ऐसा? ठीक है, तो इसके बाद एंट्री नंबर 6 एंड 7 भी सिंपल है। एंट्री नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। और इसके लिए आपको कौन सा फीचर एनेबल करना है? डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। और कैसे एनेबल करोगे? या तो स्टार्टिंग में इसको एनेबल कर लो while the creating the company, or you can alter the features by going to company then F11, ठीक है। तो आपको बस ये वाला पॉइंट जो है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको यस करना होगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग में यस कर देते हैं तो दोबारा से नहीं करना। अगर आप यस करना भूल जाते हो तो इसको आपको एनेबल करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री नंबर 9, 5000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये पॉइंट अभी तक मैंने आपको नहीं करवाया था,
इसको समझिए, ये कल के क्वेश्चन में आएगा एज इट इज। तो जब भी आप कोई पैसा पर्सनल यूज के लिए लेते हो तो क्या होता है हमारे लिए, ड्राइंग्स, ठीक है। अब Drawings. इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश से विड्रॉ कर लो या बैंक से, ठीक है। सर लेकिन इसमें तो पंजाब नेशनल बैंक आएगा ना? हाँ, इसमें पंजाब आएगा, ओके सर। ठीक है। आप कैश से भी विड्रॉ कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी लिखा नहीं गया कि ड्राइंग्स के लिए आप पीएनबी को यूज करोगे, बट आप पीएनबी फॉलो कीजिए ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। है ना सर, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अदर ट्रांजैक्शन कर दे तो वो पीएनबी से होगा, तो ड्राइंग्स भी काइंड ऑफ अदर ट्रांजैक्शन होगी। देखो, हाँ कह सकते हो, बट जनरली क्या होता है ना, जब प्रोप्राइटर को पैसा चाहिए होता है तो कई बार वो कैश से ले लेता है, अब बैंक में जाएगा, चेक डालेगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आप कोई भी एक फॉलो कर लो, दोनों ही करेक्ट है। अगर कोई बच्चा इसको कैश से भी कर देगा तो भी करेक्ट है। बस इतना याद रखिएगा कि ड्राइंग को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, या बैंक को। अब इसका इफेक्ट टैली में कैसे डालेंगे हम वो समझिए। सबसे पहले तो आपको एक लेजर बनाना होगा ड्राइंग के नाम से। कैसे बनाएंगे, क्रिएशन में जाइए, लेजर में जाइए, लिखिए ड्राइंग्स, ठीक है। किस ग्रुप में जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में। इसको कर देंगे सेव, और जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, हम जाएंगे वाउचर्स में, देन वी विल गो टू द जर्नल और डेबिट कर देंगे किसको, ड्राइंग को 5000 एंड क्रेडिट कर देंगे पीएनबी को। जो भी आपके पास बैंक हो, मेरे पास कौन सा बैंक है, सर इसको हम वाउचर से सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्रिएट में जाकर ड्राइंग का? इसमें सीधा वाउचर में जाके ऊपर क्रिएट का ऑप्शन होता है, तो लेजर हम ड्राइंग का वहां से क्रिएट हाँ नहीं कर हाँ, सकते? वहाँ से भी कर सकते हो। तो इसको हम बैंक में डाल देंगे। बैंक अकाउंट अभी मेरे में पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा। है, पूरा लिखेंगे तो शो करेगा। अच्छा अच्छा, नहीं सर, क्रिएट ही नहीं है तो शो कहाँ से होगा सर? हाँ मे भी क्रिएटेड नहीं होगा इसलिए नहीं हो रहा। तो आपके में ये आ जाएगा, ठीक है। बैंक लिखोगे ना तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरे में SBI शॉर्ट में लिखा था तो देखो आ गया। ये आपको एंट्री करनी है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब इस एंट्री के बाद ना आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी, लाइक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ड्राइंग को कैपिटल में डाला है। तो क्या होगा, इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ पे? सर ड्राइंग्स का ग्रुप कैपिटल रखना है, लेजर हाँ, क्रिएशन ड्राइंग्स का ग्रुप कैपिटल रखना है। ओके सर। जैसे सपोज करो मैंने इसको सेव किया, अब अगर मैं अपने बैलेंस शीट में जाऊंगा और इसको डिटेल करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल जो है मेरी वो रिड्यूस हो गई एंड ड्राइंग ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो रहा है, ठीक है। सो हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं किया है, ऑटोमेटिकली ये आ गया। बोलिए, किसी को डाउट है? नो सर, सर। जहाँ पे यूजुअली पेड इंश्योरेंस प्रीमियम होती थी, इसकी जगह जो एंट्री होती थी, तो उस टाइम पे हम प्रीपेड इंश्योरेंस वाली भी एंट्री पास करते थे। तो अभी करेंगे वो प्रीपेड इंश्योरेंस वाली? एक सेकंड रुकिए, चेक करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इंश्योरेंस पे नहीं किया है। चलो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन में ना इंश्योरेंस यहाँ इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पास करना है, जो प्रीपेड है ना उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इंश्योरेंस में अलग से डाल दूंगा अंडर एक्सपेंसेस, जो एडजस्टमेंट है वो आपको पास करना है। तो क्या एंट्री होगी उसकी? इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रीपेड इंश्योरेंस। यस, इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रीपेड
इंश्योरेंस। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है अप टिल दिस पॉइंट? ओके, फर्नीचर परचेज सिंपल है, जर्नल वाउचर्स में डाल देंगे इसको, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 11, अगेन ये कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, और लास्ट ईयर भी इसमें बच्चों ने मिस्टेक किया था। आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज पास करनी है, पता है सबको? यस सर। कौन कौन सी 3 एंट्रीज हैं? सर पहली परचेज की, दूसरी बैंक लोन की और तीसरी पेमेंट की। यस, फर्स्ट परचेज, सेकंड बैंक लोन, थर्ड पेमेंट। जब आप परचेज करोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, एबीसी क्रेडिट होगा, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एंड थर्ड एंट्री विल बी एबीसी डेबिट टू बैंक लोन टू डिवेंचर्स। जो सेकेंड एंट्री होती है ना, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। आप में से भी कई बच्चों ने किया हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था मेरे से। तो सेकेंड एंट्री में क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड, एबीसी लिमिटेड को तो करेक्टली वो डेबिट कर देते हैं, और हमें क्या करना है, क्रेडिट बैंक लोन एंड डिवेंचर्स। सर हम बैंक क्रेडिट नहीं करेंगे? हाँ, बैंक क्रेडिट करना है हमें, और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी बैंक लोन डाल देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप बैंक में पैसा ला चुके हो ना, आपने जब बैंक लोन लिया तो आपके बैंक में तो आ चुका है, उसके लिए हमने एक एंट्री भी पास की है सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एबीसी डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिवेंचर। बताइए, क्लियर है? यस SBI करेंगे ना? हाँ जी, SBI करेंगे ना? दोबारा बोलो, वॉइस सर क्लियर। स्टेट बैंक वाला करेंगे ना? हाँ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, एक सेकंड रुकिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? सर इसमें पंजाब होगा, पंजाब से होगा सर। पंजाब से होगा, एसबीआई से नहीं होगा, क्योंकि ना एसबीआई से आप अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे परचेज एंड सेल्स रिलेटेड टू गुड्स ओनली। ओके सर। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 12, और इसमें भी मिस्टेक्स करते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक क्या है इसमें, बच्चे इसको डायरेक्टली पीएल में डाल देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। जब आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसके लिए ना आपको ये लेजर बनाना होगा, और ये लेजर किस ग्रुप में बनता है, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये एंट्री पास होनी है, और अगेन ये एंट्री आप जर्नल में पास करेंगे। अब कई बच्चे यहाँ पे इसकी जगह डायरेक्टली इसको डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो, अकाउंटिंग वाइज ये करेक्ट है, एट दी एंड आपका बैलेंस सही आएगा, बट जब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट होता है कि आप एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करो। आप कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता अकाउंटेंट को, ठीक है। तो आपको किस चीज़ पे प्रॉफिट हुआ वो पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। इसीलिए हम प्रॉफिट को एक सेपरेट लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअल एंट्री है जो आपको याद रखनी है, आप डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बताइए, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आज के दिन आपको नहीं शर्माना, नहीं तो कल फिर जब एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा,
तो जो पूछना है आज ही पूछ लो। सर जान- पेपर में सर जो आएगा वही बता दो ना। तो वही तो बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आने वाला है कल, और क्या लोगे बताओ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर थोड़ा सा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया था, मैं पूछ नहीं पाया अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। हाँ, जो बैंक अकाउंट था सर, तो उसमें तो पीएनबी लेना होगा ना हमें? इस वाले इन्वेस्टमेंट केस में इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल करा है सर। हाँ पीएनबी लोगे। ओके सर। देखो बैंक वाली जो बात है ना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब क्वेश्चन आएगा ना उसी टाइम उसको रीड कर लो और एक पेज पे लिख लो कि कब कौन सा बैंक यूज करना है, ठीक है। यस सर। तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बस टाइम का ध्यान रखिए। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ना शुरू किया है उनको तो टाइम का इशू नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे अभी 2-4 दिन से पढ़ना शुरू किए हो आप लोग, तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखना। सर 11th एंट्री एक बार करके दिखा दीजिए टैली में ही। 11th एंट्री, ठीक है बताते हैं। सर ये रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास? हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर टाइम पे थोड़ा कंसेशन मिलेगा क्या, मतलब थोड़ा आप कुछ? अरे थोड़ा करके आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मिलेगा भाई, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं नहीं, पहले ही 1.5 आवर है, ठीक है। तो ऐसे रूमर्स मत फैलाओ, नहीं तो जो बच्चे टाइम पे सबमिट करने वाले हैं वो भी नहीं करेंगे। सर स्टार्टिंग में हो जाता है, लास्ट में ही दिक्कत होता है। अरे आप अगर आपने प्रैक्टिस किया है ना, 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप इसको 1 घंटे में नहीं तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स में ज़रूर कंप्लीट कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। सर 15 मिनट पीडीएफ अपलोड करने के भी तो मिलने चाहिए ना। हाँ तो दिए तो हैं 1.25 घंटे एग्ज़ाम के लिए और 15 मिनट पीडीएफ के लिए। चलो टाइम पे बाद में आएंगे, पहले मैं ये बता दूं ये वाला पॉइंट। तो देखो इसमें 3 एंट्री आपको पास करनी है। सबसे पहले आपने परचेज किया तो हम करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट। कितने से परचेज किया है? 8 लाख से, तो ये 8 लाख आ गया। देन सपोज XY लिमिटेड से किया हमने परचेज, तो XY को हमने कर दिया क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री ठीक है, इसको कर दो सेव। सेकेंड एंट्री क्या होती है? आपके पास पैसा कहाँ पे आया? बैंक में, ठीक है। तो बैंक के लिए लेट से SBI में पैसा आया, तो SBI मैंने सेलेक्ट किया। कितना लोन लिया है आपने? 4 लाख, तो इसमें हम कर देंगे 4 लाख डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिट किसको करोगे? जिससे आपने पैसा लिया, पैसा हमने बैंक लोन से लिया है तो बैंक लोन हो गया क्रेडिट। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगा? पेमेंट का, तो डेबिट किसको करेंगे? XY, ठीक है। पेमेंट कितना करना है XY को? 8 लाख। क्रेडिट किसको करोगे? SBI को, क्योंकि SBI में पैसा आया था लोन का। और एक आप क्रेडिट करेंगे डिबेंचर्स को, ठीक है। बताइए। ओके सर। तो ये जर्नल एंट्री आपका होगा। और किसी को किसी एंट्री पे डाउट है? बिफोर एंट्री नंबर 13। जी बोलो। सर डेप्रिसिएशन वाला पूछना था फर्नीचर पे। वो तो लास्ट में करेंगे। एंट्री नंबर 13 से पहले अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। सर ये जो अच्छा बोलो बोलो। सर जो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाली होगी वो पेमेंट वाउचर से होगा या जर्नल वाउचर से? आप उसको पेमेंट में भी डाल सकते हैं, जर्नल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट पेमेंट वाउचर है, बट हम अपनी कन्वीनियंट के लिए जर्नल में डाल देते हैं, कन्वीनियंस के लिए जर्नल में डाल देते हैं, बट एप्रोप्रिएट पेमेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में जब मैं करा रहा था ना टाइप्स ऑफ वाउचर, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। देखो,
जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन पेमेंट वाउचर में जाना चाहिए, लॉजिकली या अकाउंटिंग वाइज, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब पेमेंट में आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब जब आपको डिस्काउंट मिलता है ना, तो उस डिस्काउंट को आप पेमेंट वाउचर में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो या तो आप उस डिस्काउंट पोर्शन के लिए अलग से एंट्री पास करो, या फिर आप दोनों को ही जर्नल में डाल दो। समझ पा रहे हो? यस सर। इसको करके दिखाता हूँ मैं। सपोज करो हम एक लाइन एज्यूम करते हैं, लेट्स से एक पर्सन है पंकज, मैंने इसको पेमेंट किया 50,000 का, इतना ही लाइन दिया है, तो हम इसको किस में फीड कर सकते हैं? पेमेंट फंक्शन। पेमेंट में हम क्या करेंगे, अकाउंट में सेलेक्ट कर लेंगे बैंक, जिस बैंक में पैसा आना है, सॉरी जिस बैंक से पैसा जाना है, तो SBI से पैसा गया सपोज करो। अब इसके बाद आपको पार्टी सेलेक्ट करना पड़ता है, तो पार्टी नेम क्या है? अब पंकज तो इसमें है नहीं, पल्लवी सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना अमाउंट था? 50,000, ठीक है। आया समझ? यस सर। इसको हम कर देते हैं सेव। अब इसी पॉइंट में अगर ये लिखा होता कि आपको 5,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो अब ये जो पोर्शन है इसको मैं दो टाइप से कर सकता हूँ इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। कैसे? एक तो मैं पेमेंट वाउचर बनाऊंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, पंकज के नाम से 45,000 दिखा दूंगा, ठीक है। और एक वाउचर क्या बनाऊंगा मैं, जर्नल, और इसमें मैं दिखा दूंगा कितना, 5,000। इसको भी मैं करके बता रहा हूँ आपको। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्ज़ाम में आपको वही करना है जो क्लास में मैंने बताया। ये मैं आपको रियल लाइफ के लिए बता रहा हूँ कि कभी फ्यूचर में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए। अब इसी को अगर हम दो पार्ट्स में करते तो क्या करते, SBI सेलेक्ट करते, यहाँ आता पल्लवी, अमाउंट कितना दिया हमने, 45, इसको कर दिया सेव। अब एक्चुअल में पल्लवी को कितने से एडजस्ट किया हमने, 50 से, तो वो जो 5,000 रुपया रह गया उसको भी तो एडजस्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, पल्लवी को डेबिट करेंगे 5,000 से, और क्रेडिट किसको कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। आया समझ? यस सर। रियल लाइफ में ये एंट्री पास होती है, बट हमें तो टाइम सेव करना है अपना। ऑल दो जर्नल एंट्री पास करके भी आपका बैलेंस सही आएगा, और कई सारे अकाउंटेंट जो होते हैं वो जर्नल एंट्री ही पास करते हैं, ठीक है। बट एज पर टैली कंसेप्ट्स पेमेंट में जाना चाहिए और सेकेंड एंट्री जर्नल में जाना चाहिए, ठीक है। अपने अपनी चॉइस है, कुछ टीचर्स दूसरे तरीके से कराते हैं, कुछ टीचर्स जर्नल के थ्रू कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। और एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे करोगे, जर्नल वाउचर, जर्नल के थ्रू, ठीक है। सर, हाँ जी, जो इन्वेस्टमेंट का जो गेन निकालते हैं, तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है उसी से निकलता है ना बस? जितने का सेल किया आपने और जितना बैलेंस शीट में था उसका डिफरेंस क्लियर होता है। तो सर इसमें 4,20,000 का गेन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में? हाँ, 4,20 का आ जाएगा। ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे सपोज करो आपके फादर ने कभी रिलायंस के शेयर खरीदे और आप उसको बेच रहे हो, तो इतना गेन हो सकता है। ये सर था ना, तो इसलिए मेरे को लगा कि कहीं कुछ गलती नहीं है। नहीं, गलती नहीं है, जनरली इन्वेस्टमेंट में हो जाता है इतना गेन। MRF का एग्जांपल देख सकते हो आप, MRF बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 13 एंड 14, इसमें बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, पेमेंट में और आउटस्टैंडिंग में, ठीक है। अब देखिए, पेमेंट जो हमने किया
इसको आप सिंपली एंटर कर दो, जो भी आपको पॉइंट नंबर 13 में दिख रहा है उसको आप जर्नल वाउचर में सिंपली एंटर कर दो, या तो जर्नल में कर दो या पेमेंट में कर दो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, सपोज मैं जर्नल में एंटर कर रहा हूँ, तो डेबिट किसको करूँगा मैं? सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? जो भी बैंक आपको यूज करना है। आई थिंक SBI यूज कर रहे हैं इसमें, तो जो भी अप्रोप्रिएट हो वो कर लेना। तो ये जर्नल एंट्री होती है हमारी, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या क्या है आपके पास? आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका लेजर पहले से बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, इसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। टेलीफोन, इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। करंट सैलरी, इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, रेंट। यहाँ पे एक लाइन लिखी है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये जो 70,000 आपने पे किया है, एक्चुअल में इसके दो पार्ट हैं। क्या है? एक है आपका करंट ईयर का रेंट, और एक है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आप कैसे डिटरमाइन करते हैं बताइए? 70 में से कितना लास्ट ईयर का है? सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो रेंट को अलग करना भूल जाते हैं। सॉरी, हाँ, रेंट को, रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग था 50,000, तो जो आपने 70,000 पे किया है, इसमें से 50,000 तो लास्ट ईयर का ही है। इस साल का कितना गया? 20,000। तो आप यहाँ पे दो लेजर को एंटर करेंगे। आप लिखेंगे रेंट अकाउंट 20,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 50,000। बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। और लास्ट आइटम है हमारा टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। तो इसके लिए हम एक लेजर बनाते हैं, टैक्सेस पेड अकाउंट, और ये 2,30,000 उसमें चला जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे एंट्री ये वाली? यस सर। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये एंट्री हमने पास कर रखी है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है जब इसको रिकॉर्ड करेंगे आप। सैलरीज आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी भी गिवन है, टेलीफोन भी गिवन है। सैलरीज फॉर द करंट ईयर, इसको हम सैलरीज अकाउंट में डाल देते हैं। देन रेंट आउटस्टैंडिंग, जो लास्ट ईयर का पोर्शन आपने पे किया। देन रेंट अकाउंट, जो करंट ईयर का आपने पे किया। एंड द लास्ट इज टैक्सेस पेड, कितना आपने इस साल टैक्स पे किया वो आ जाएगा। और क्रेडिट कर देंगे आप अपने बैंक को, जिस बैंक को आपको यूज़ करना है। बताइए, किसी को डाउट है इस एंट्री में? ठीक है। अब इस एंट्री के बाद एक एडजस्टमेंट करते हैं हम। क्या एडजस्टमेंट होती है बताइए? किसी को याद है? प्रोविजन। यस, प्रोविजन। हम एक एंट्री पास करते हैं और उस एंट्री में जो टैक्स हमने पे किया इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं प्रोविजन से। ठीक है, जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू टैक्सेस पेड। ठीक है, और ये 230 से हम एंट्री पास कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 14, सर ये वाला पॉइंट अंडर प्रोविजन के केस में भी बता दूं। इसके केस में सर जब हमारे पास प्रोविजन कम होगा। जब प्रोविजन कम होगा, ओके, तो उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट होगा, देन यू विल डेबिट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू टैक्सेस पेड। सपोज करो आपके पास प्रोविजन था ओनली 2,20,000 एंड यू हैव पेड टैक्सेस वर्थ ₹230, तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स 220, PL 10,000 एंड टैक्सेस पेड 2,30,000। ठीक है, बट ये केस होगा नहीं, और आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन में डाल दूंगा, बताओ। कुछ तो होना चाहिए क्वेश्चन में, इतना इजी नहीं सर, काफी है, ऑलरेडी काफी आ रहा है। सर ये जो हमारे पास बच जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन में टैक्स हम रिवर्स करेंगे PNL में। जो हमारे पास अभी बच रहा है इस क्वेश्चन में, ये 10,000 बच रहा है ना? नहीं, रिवर्स नहीं करते, उसको आगे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आगे भी आपको मेंटेन करना है ना प्रोविजन, तो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मिलता है ना, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, उसमें सिंपली आपके पास प्रोविजन ज़्यादा होता है, टैक्स आपने कम पे किया होता है। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रोविजन कितना था? आपके पास प्रोविजन है 250 का, कंफ्यूज मत होइए, आपके पास प्रोविजन है 250 का, आपने यूटिलाइज कितना किया? 230, तो ये जो 20,000 है, ये क्या है हमारे पास? एक्सेस, तो इसको हम आगे यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ शॉर्टेज होती तो हम उसको PL से एडजस्ट करते। ठीक है, सर एक बार करके दिखा दोगे टैली पे? एडजस्टमेंट वाला पूछ रहे हो मुझसे? यस सर। देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको जाना है जर्नल वाउचर में, ठीक है, और एज्यूम करो कि हमारे पास 250 का बैलेंस है और 220 हमने यूटिलाइज किया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम अपने प्रोविजन फॉर टैक्स को करेंगे डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट करेंगे? जितना आपने यूटिलाइज किया। कितना यूटिलाइज किया हमने? 220, और क्रेडिट किसको कर दोगे? टैक्सेस पेड को, तो ये एंट्री पास होगी। ठीक है, और इसके बाद जो आपके पास अमाउंट टैक्सेस बचा, वो आगे अभी यूटिलाइज होगा। इसके बाद एक और एंट्री हमें पास करनी है ना, पॉइंट नंबर 14, तो वहां पे जाके यूटिलाइज हो जाएगा। आया समझ? यस सर, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? ठीक, सर पर जो क्वेश्चन में गिवन है आएगा यही वाला ना? हाँ यही आएगा, लेकिन आप में से जिसने भी पूछा है डाउट, आई थिंक आपने ही पूछा था, क्या नाम है, सिद्धार्थ सिंह, आपका ही डाउट था ना कि अगर कम हो तो क्या होगा? यस सर, यस सर। आपने काफ़ी अच्छा डाउट पूछा है। मैं इसको क्वेश्चन में डाल देता, बट बाकी 3 सेक्शन वाले नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर आप डालोगे तो नहीं ना? नहीं डालूंगा, मुझे पता है सारे ही गलत कर देंगे इसको, नहीं डाल रहा मैं, टेंशन मत लो, क्योंकि 3 सेक्शन और है हमारे पास, तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, सिमिलर है, बस अमाउंट में चेंज है। 14 पॉइंट में देखो क्या क्या है आपके पास। एक तो है आपके पास
टोटल सैलरीज, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वी हैव टू मेंटेन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ दिस मच अमाउंट। सैलरीज मेंटेन करना है 80,000 आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स मेंटेन करना है 240, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना है 1,10,000। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 80,000 सैलरी है इसमें आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर का कितना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का बताइए कितना है। इनिशियली सैलरी आउटस्टैंडिंग था 25, आउट ऑफ दिस 25 यू हैव पेड 10,000, तो कितना पेंडिंग है अभी भी? 15,000। तो ये जो 80,000 मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसमें से करंट ईयर का कितना सैलरी है? 65,000। ठीक है, तो जब आप इतना सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हो तो इसके लिए कुछ एंट्री भी तो आप पास करोगे। तो क्या एंट्री हम पास करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने से पास होगा? 65,000। आया समझ? सर हाँ जी। सर हमारा जो 13 नंबर एडजस्टमेंट का चौथा है करंट सैलरीज, हाँ तो वो करंट सैलरीज और सैलरीज मतलब अकाउंट तो सैलरीज का ही रहेगा ना उसमें तो। हाँ, यहाँ पे सैलरीज अकाउंट आना है बेसिकली। ओके ठीक सर। है, अब देखो एक्चुअल में आपने कितना एक्सपेंस बुक किया इस साल? 50,000 तो आपने एक्चुअल पेमेंट किया, और 65 अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो कितना हो गया टोटल सैलरी? 1,15। आ रहे समझ? यही मतलब हुआ ना, कुछ सैलरी आपने बैंक से पे किया और कुछ आपने आउटस्टैंडिंग मेंटेन किया। बताइए। हाँ यस सर। मैं बताता हूँ इसको, रुको। कभी कभी आप लोग चुप हो जाते हो, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया क्या एक सेमेस्टर आपको। तो जब भी हम किसी एक्सपेंस को बुक करते हैं तो ये डेबिट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको पे कर दें, ठीक है, या फिर हम इसको आउटस्टैंडिंग रख लें। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पॉइंट नंबर 13 है, आपने 50,000 क्या किया? पे कर दिया। ठीक है, और सेकंड के अकॉर्डिंगली कुछ आपने आउटस्टैंडिंग मेंटेन किया। इस आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर का कितना है? 65,000। तो 65 यहाँ लिख दो और 65 यहाँ लिख दो, तो टोटल कितना एक्सपेंस आया उस साल का? 1,15,000। ठीक है, तो ये है पॉइंट। टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे आउटस्टैंडिंग दे रहा है, अल्टीमेटली आपका सैलरी ही बढ़ेगा और जर्नल एंट्री वही होगी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कंफ्यूज मत होइए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। इस केस में क्या एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, और ये किस में जा रहा है? जर्नल वाउचर्स में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स का, और हाँ जी सर इसमें बस ये पूछना था, अमाउंट 65 से करेंगे ना? 80 हाँ, से 65 से करेंगे, 80 से नहीं होगा। 80 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15,000 लास्ट ईयर का है। देखो, इसको मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक अकाउंटेंट है, वो आता है और कहता है कि हमने 50,000 रुपया बैंक से सैलरी दे दिया इस बार।
ठीक है, तो मालिक ने इसको एक जगह लिख लिया कि 50,000 हमारा इस साल का कौन सा एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, अकाउंटेंट आपके पास फिर 31 मार्च को आया और वो कहता है कि भैया हमारे पास इतना अभी आउटस्टैंडिंग है, इतना हमें अभी और देना है लोगों को। ठीक है, तो आपने उससे पूछा कि लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है इसमें, उसने आपको कहा 15,000। तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग आया 65। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना है इस साल का 50 + 65। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑल दो जर्नल एंट्रीज आप इजीली कर सकते हो, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस 65 से होगा, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। आपको ना ईयर एंड में इतना प्रोविजन मेंटेन करना है 2,40,000। ठीक है, तो प्रोविजन कैसे मेंटेन करते हैं हम अपने पीएल अकाउंट को करते हैं डेबिट और प्रोविजन अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, इतना आपको बोला गया मेंटेन करने के लिए, तो आपको चेक करना है कि क्या आपके पास कुछ पुराना बैलेंस है। तो उसका आंसर है यस। इनिशियली हमारे पास 250 था, इसमें से 230 हमने यूटिलाइज कर लिया, तो कितना बचा बैलेंस 20,000। तो अगर मुझे 2,40,000 चाहिए और 20,000 ऑलरेडी है, तो मैं और कितना ट्रांसफ़र करूँगा 220। ठीक है, इसको भी आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो आपको वीक में लेट से 1,000 रुपीज़ मिलता है अपने खर्चों को मीट करने के लिए, और आपने इस वीक 800 ही एक्सपेंस किया है, 200 आपने बचा लिया, और नेक्स्ट वीक आपको फिर से 1,000 चाहिए टोटल एक्सपेंस। तो आप कितना मांगेंगे अपने पेरेंट्स से, ओनली 800। तो वही बात यहाँ है, जब मेरे पास 20,000 का रिजर्व ऑलरेडी है प्रोविजन, तो मैं पीएल से कितना लाऊंगा 220। ठीक है ना, तो ये है पॉइंट नंबर 2। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे। सर सर एक आइडियल नरेशन बता दीजिएगा 14 नंबर एंट्री के लिए। मतलब इसमें तो आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट्स आ जाएगा ना आपका। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा एंट्री? सर जो 14 नंबर की एडजस्टमेंट है हमारी, इसमें एक जनरल सा नरेशन बता दीजिए ना। अच्छा, जैसे जिसको सुन के सिर्फ लिख दे एंट्री, ऐसा कुछ। आप जैसे मान लो सैलरी का बना रहे हो, तो सैलरी में लिख दो बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसा लिख दो। एज सच अब मुझे इस टाइम तो स्ट्राइक नहीं कर रहा कुछ माइंड में, बट ऐसा ही कुछ लिख दो, बीइंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ओके सर। इस वाले में तो आप लिख सकते हो, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो पॉइंट है ना, इसमें आप लिख सकते हैं प्रोविजन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें आप लिख सकते हैं। और अगेन जब आप रेंट के लिए आउटस्टैंडिंग मेंटेन करोगे, तो इसमें वही सैलरी वाली लाइन रिपीट कर दो, बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो रेंट के केस में क्या होगा देखिए, अगेन आपको प्रीवियस आउटस्टैंडिंग चेक करना है। रेंट के केस में प्रीवियस आउटस्टैंडिंग नील है, 60,000 शायद हमारा ड्यू था, वो पूरा हमने दे दिया था। तो ये जो 1,10,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना है आपको, ये पूरा का पूरा किस साल का एक्सपेंस है, करंट ईयर का। तो क्या एंट्री पास करोगे, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग।
ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉइंट नंबर 14 तक के वाउचर्स। अब हम आते हैं लास्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी बड़ा सिंपल है। ये जो पॉइंट है इसको छोड़ दीजिए, कल जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास फर्नीचर है 75,000 का एंड मशीनरी है 5 लाख की, तो उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगा दो। फर्नीचर पे आ गया 15,000 और मशीन्स पे आ जाएगा 50,000। ठीक है, टोटल हो गया 65। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 65,000 टू मशीनरी टू फर्नीचर। मशीनरी में है 50,000, फर्नीचर में है 15,000 और ये आपका चला जाएगा कौन से वाउचर में, जर्नल वाउचर में। बताइए सर, हाँ, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो उसका जो हेड रहेगा वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेगा? नहीं, इनडायरेक्ट। ओके सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको 15 पॉइंट्स बता दिए। अभी आपको कोई भी इंडिविजुअल क्वेरी हो यहाँ तक तो आप बताइए, इसके बाद बस एक्सपोर्ट आपको बताना है, क्लास ओवर हो जाएगी। सर प्रोग्राम वालों का पेपर भी सिमिलर आएगा? अच्छा, आप लोग भी तो हो, आपका ही पेपर पहले होना है, 9 से हाँ सर। 10:30 आपका है। तो पेपर देखो सिमिलर ही रहेगा, बस अमाउंट्स में थोड़ा चेंज होगा और कुछ एंट्रीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट लेवल सेम रहेगा। जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, इनिशियली आपको किसने पढ़ाया था, मुकेश सर ने पढ़ाया था शायद, है ना? हाँ सर। हाँ, तो जो सर ने आपको क्वेश्चन कराए हैं उससे अलग कुछ नहीं आएगा, उसी में से आएगा, मिलता जुलता। ठीक है, क्योंकि ऑनर्स का पेपर मैं सेट कर चुका हूँ, आप लोगों का भी मुझे बनाना है, तो अभी इवनिंग तक मैं बना दूंगा। बट डोंट वरी, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ओके सर। ठीक है, और बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सर ऑनर्स का तो जैसे आज हमने क्वेश्चन किया ना, उस दिन बीकॉम ऑनर्स वाला किया था, उसी लाइन ऑफ थॉट पे है ना एग्जैक्टली, बस वैल्यूज का चेंज। आज जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया है ना, ये यस सर। ऑनर्स का पेपर इस टाइप का आना है, ये जो Right. पीडीएफ आपके पास है। राइट ठीक है, अब एक्सपोर्ट पे आ जाइए, जो आपका मेन पॉइंट है। अच्छा, एक्सपोर्ट से पहले एक सबके लिए पॉइंट बता देता हूँ, कभी भी आपको पैनिक नहीं होना। अगर कोई मिस्टेक है जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, बट हेल्प के लिए नहीं करना। अगर आपको कोई एरर आ रहा है टैली में जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, तो उसमें तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बट ट्रांजैक्शन के लिए मत पूछना कि ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा। टेक्निकल हेल्प हम आपकी कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी किसी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रक हो जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बट ओनली टेक्निकल हेल्प। ठीक है, और अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है तो उस बेसिस पे मुझे नहीं लगता कुछ रह गया मेरे हिसाब से जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। कंपनी क्रिएशन से लेके पॉइंट नंबर 15 तक मैं आपको कई क्लासेस में बता चुका हूँ। इवन मैंने आपको फीचर्स भी बताए हैं कि कौन कौन से फीचर आपको एनेबल रखने हैं और कौन से आपको डिसेबल रखने हैं। तो बस उसको फॉलो कीजिए। एक वीडियो है 2.5 आवर की, आप वो देख सकते हैं, प्लस आप ये वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, बट उस वीडियो में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कराया है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, जो आज ही करने बैठा है, तो वो उस वीडियो को देख ले। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपोर्ट पे जल्दी से। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आपको जाना है बैलेंस शीट में, इसको कर दीजिए डिटेल। डिटेल के लिए मैंने आपको बताया था F5, ये जो ऑप्शन है राइट साइड में, इसमें एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो यहाँ से आप इसको डिटेल कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट बताया था Alt F1। ठीक है, तो उससे भी आप इसको डिटेल कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास दो मेथड हैं,
या तो आप मैनुअली एक्सपोर्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं। क्या क्या है? फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, इसमें हमें ना दो चीज़ें ही चेक करनी होती हैं, एक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट फर्स्ट ऑप्शन और एक फोर्थ ऑप्शन फाइल फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए डिटेल में और फाइल फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ में। अगर आपके में कुछ और आ रहा है, सपोज करो आपका ये कंडेंस है और फाइल फॉर्मेट कोई और फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? कन्फिगर में जाएंगे, कन्फिगर पे क्लिक किया, देन शो मोर पे जाओ और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। हमें केवल दो चीज़ें ही चेंज करनी है, एक फाइल फॉर्मेट को रखना है डिटेल में और एक हमें रखना है पीडीएफ फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट। देखो जब फर्स्ट टाइम आप करोगे एक्सपोर्ट तो या तो एक्सएमएल आएगा या एक्सेल आएगा, ठीक है, तो इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। बताइए किसी को यहाँ पे डाउट है? नो सर। ठीक है, तो जैसे ही आप एस्केप करेंगे, बैक करेंगे, आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। अब सब कुछ ठीक है, फाइल फॉर्मेट मेरा जो है रिपोर्ट का वो डिटेल्ड है एंड फाइल फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ पीडीएफ। इसको अब हम करेंगे सेंड पे क्लिक। तो अगर आपने पहले कुछ जनरेट किया है तो ओवरराइट के लिए बोलेगा, तो आपको यस करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ फाइल आ गया। अब इस पीडीएफ को मैंने सेव करना आपको बताया था। सेव करने के दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको प्रिंट करके सेव एज पीडीएफ कर लो, ये जो ऑप्शन आ रहा है। बताइए आप सबके पीसी में ये ऑप्शन है प्रिंट टू पीडीएफ? यस सर है। यस सर। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था आज जिसके में ये ऑप्शन नहीं था। तो अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप विंडोज़ पे होते हो तो पीडीएफ खुलता है इसमें, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें ओपन होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एज में एक ऑप्शन होता है सेव एज का, ये देखिए यहाँ पे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप इस फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं। लेट से मैं डेस्कटॉप पे गया, मेरे पास एक डेविड के नाम का फोल्डर है, मैंने इसमें इसको सेव कर दिया, यस करोगे सेव हो जाएगा। आया समझ? बताइए। यस सर। अच्छा, यस सर। अब कोई बच्चा अनलकी हो जिसके में प्रिंट का ऑप्शन भी नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड वे है। वो क्या है? आप इसको एक्सेस कर सकते हैं लोकेशन में जाके। कैसे? आप अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो, देन गो टू दिस पीसी, गो टू सी ड्राइव, गो टू प्रोग्राम फाइल्स, देन इसमें आपको मिलेगा टेली प्राइम, और टेली प्राइम में देखो ये है बैलेंस शीट। आ रहा है समझ? तो ये थर्ड एंड लास्ट वे है जिसके थ्रू आप अपनी बैलेंस शीट को देख सकते हैं। एक और तरीका है सर। सर स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना देते। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। ठीक सर है, एक और वे है सर। बताइए, इनाम बताइए। सर जो एक्सपोर्ट मेन्यू हमारा होता है ना, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, किसी का भी जब एक्सपोर्ट मेन्यू हम लोग खोलते हैं हाँ तो उसी का सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है फाइल पाथ करके। एक एक्सपोर्ट वाले पर जाइए सर, ऊपर में यहाँ से। हाँ, फोल्डर पाथ नीचे दिख रहा है ना सर, हाँ हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। नहीं हो रहा क्लिक मेरे में तो। अच्छा, कॉन्फ़िगर से एक बार सर, कॉन्फ़िगर से अच्छा, फोल्डर पाथ सेकंड लास्ट है सर, डबल क्लिक सर, उस पर डेस्कटॉप लिखिए सर। अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ, ये भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हो जाएगा, बट इतना टेक्निकल जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम शुरू के 2-3 ऑप्शंस में से ही देख लेंगे अपने लिए। और
मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो फ़ोन से खींचो फ़ोटो, ठीक है, और कर देना हमें मेल, या फ़ोटो खींचने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करके वो अपलोड कर देना, ठीक है। सर डिटेल्ड व्यू का शॉर्टकट एक बार बताइएगा प्लीज। Alt F1, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फंक्शन Alt और F1। ओके सर, थैंक यू। अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो Alt F1 काम करेगा, और दोनों ही काम नहीं कर रहा तो आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा F5 करके, इस पे एरो पे प्रेस करोगे तो ऑप्शन आएगा डिटेल और कंडेंस का, ठीक है। बताइए सर एक बार कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स बता दीजिए ना। हाँ, एक तो होता है कंट्रोल A, जिसके थ्रू आप सेव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लेजर बना रहे हैं, आप वाउचर बना रहे हैं, तो एंटर प्रेस करोगे उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, तो आप कंट्रोल A करके सेव कर सकते हो। और माउस, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस किया है और माउस का यूज़ कम कर सकते हो तो कम करो, ठीक है। बैक जाने के लिए एस्केप का यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट करने के लिए एंटर का यूज़ कर सकते हो, डाउनवर्ड जाने के लिए डाउन एरो की है, अपवर्ड के लिए अपवर्ड एरो की है, ठीक है। और मान लीजिए आप कोई मिस्टेक करते हैं किसी पर्टिकुलर वाउचर में, तो डे बुक में जाके आप उसको ठीक कर सकते हैं। डे बुक में जाएंगे तो आपको सभी वाउचर्स दिखेंगे, जैसा मुझे दिख रहा है अभी। आप इसमें से एक पे भी क्लिक कर दो और इसके बाद आप पेज डाउन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वाउचर्स ओपन होते जाएंगे। मान लीजिए मुझे किसी एक वाउचर में चेंज करना है, लेट से मुझे ये बिल्डिंग वाले वाउचर में चेंज करना है। ये 10 लाख का था, मैंने 8 लाख से एंटर कर दिया। मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा 10 लाख और कंट्रोल A से कर दूँगा इसको सेव। तो इस तरीके से आप कोई भी एंट्री रेक्टिफाई कर सकते हो। सपोज कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा एंट्री कर दिया, तो उसके लिए भी आप ये ओपन करो और Alt D प्रेस करो तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसको कर दो यस, वाउचर गया, ठीक है। सर Alt B, D फॉर दिल्ली। ओके। सर जो हमारा एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसका डे बुक का, इसमें इन्वेंटरी डिटेल्स यस करना है या नो? हाँ, इसको भी समझ लो, ये मैंने बताया नहीं आपको। डे बुक में जब आप जाएंगे ना तो कंट्रोल E प्रेस करना और कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको क्या करना है, एक तो नरेशन को यस कर देना क्योंकि मुझे नरेशन चाहिए। देन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, इसको कर दो डिटेल, और इसके बाद और कौन सा कह रहे थे, इन्वेंट्री डिटेल्स, इसको भी यस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट नरेशन विजिबल होना चाहिए। इन्वेंट्री डिटेल नहीं भी दिखेगा तो चलेगा, नरेशन विजिबल होना चाहिए, क्योंकि नरेशन के बेसिस पे आपको एक नंबर मिलने वाला है। जो नरेशन लिखेगा उसको 20, जो नहीं लिखेगा उसको 19, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर जो आखिरी में कंबाइन सिंगल PDF बनाएंगे, उसका नाम क्या रखना है? उसका नाम आप म्यूट करो इतना। अपना नेम और कॉलेज रोल नंबर। हाँ, उसका नाम आपको अपना नेम एंड कॉलेज रोल नंबर लिखना है। जैसे सपोज करो मैंने 3 PDF सेव कर ली। अब मर्ज कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना है गूगल पे, टाइप कीजिए मर्ज PDF, फर्स्ट ऑप्शन जो आए उस पर क्लिक कर दो। ये है स्मॉल PDF करके एक वेबसाइट है, ये आपसे पूछेगा चूज़ फाइल्स, तो फाइल आप ना एक फ़ोल्डर में रखना अपने नाम से। जैसे डेविड का ये फ़ोल्डर है तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल A प्रेस करूँगा, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे और इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन मीन्स सेलेक्ट, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हैं, 1 by 1 सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये फोल्डर खोला,
कंट्रोल की को प्रेस कर दो और तीनों को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। ओपन पे क्लिक करोगे ना तो ये तीनों फाइल्स यहाँ आ गई। अब इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है मर्ज फाइल, देन नेक्स्ट। अब आपसे ये पूछेगा ऑर्डर, तो ऑर्डर एज सच कोई मैंने रूल नहीं रखा, बट आप लोग क्या करना, डेबुक को फर्स्ट ऑप्शन पे रखना, देन बैलेंस शीट, देन पीएल, ठीक है। इसके बाद ये मर्ज पीडीएफ का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारा मर्ज हो गया। ये देखिए डेबुक आ गया, ये आ गया बैलेंस शीट और ये आ गया पीएल, ठीक है। इसको कर लीजिए डाउनलोड, सेव टू डिवाइस, ये आपके डिवाइस पे आ गया, शो इन फोल्डर, और इसको हम कर लेंगे रीनेम। तो जो भी आपका नाम हो, नाम लिखो, रोल नंबर लिखो और सेव कर दो, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्लासरूम पे डाल सकते हैं, ठीक है। सर एक और चीज शेयर करनी थी। हाँ बताइए ना। सर जो भी लोग मैक पे वर्क कर रहे हैं ना, हाँ तो उन्हें ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। एक पीडीएफ खोलेंगे, उसको ड्रैग करते जाएंगे दूसरे में, तो वो अपने आप मर्ज हो जाएगा। चलिए ये भी ऑप्शन है, गुड। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर कंपनी का अगर रीनेम करना हो तो बता दो सर। सर ऊपर का क्रॉप करके अपना लगा देंगे और नीचे का दूसरे का ले लेंगे। देखो मैं ये